हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक के शिलालेखों के बारे में। देखिए, मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा था तो वहाँ पे मुझे एक क्वेश्चंस मिला जो कि शिलालेख से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये टॉपिक अच्छा हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हम जानते हैं कि अशोक के 14 शिलालेखों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि किस शिलालेख में क्या वर्णन किए गए। ठीक है, बेसिकली मुझे जो क्वेश्चन मिला था वो मिलान करने वाला था। तो चलिए आज की इस वीडियो में शिलालेखों के बारे में हम बात कर लेते हैं। इधर बढ़ने से पहले इनके शिलालेखों से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि जान लेते हैं। देखिए, भारत में सबसे पहले शिलालेखों का जो प्रचलन कराया गया था वो हमारे सम्राट अशोक ही कराए थे। ठीक है, अशोक ही कराए थे सबसे पहले शिलालेखों का प्रचलन। अब बात ये आती है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में, यानी कि अशोक के शिलालेखों में किस किस लिपि का प्रयोग किया गया। तो बेसिकली 4 लिपि का प्रयोग किया गया। खरोष्टी, ब्राही, यानी सबसे पहले ब्राही, खरोष्टी और ग्रीक, साथ ही साथ चौथा एक अरमाइक लिपि। ये 4 लिपियों का इस्तेमाल किया गया। अब ये बात आती है कि इनकी जो शिलालेख है इसकी खोज सबसे पहले किया किसने। तो 1750 ईस्वी में पी फैंथलर, 1750 ईस्वी में पी फैंथलर ने सबसे पहले इनके शिलालेखों की खोज की। ठीक है, लेकिन सबसे पहले पढ़ने का जो श्रेय दिया जाता है वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था 1837 में। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो कि आपको ध्यान रखना है। और इनकी शिलालेखों की संख्या 14 है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस शिलालेख में क्या वर्णन किए गए हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए आप उन सभी को अच्छे से याद रखेंगे। जैसे शिलालेख पहला बात करें, पहला शिलालेख में क्या वर्णन देखने को मिलता है। तो अशोक ने ये वर्णन किया कि पशु बलि की निंदा की गई है, यानी कि इसके अंतर्गत पशु बलि की निंदा की गई है। यानी कि जो उत्सव होते हैं, त्यौहार होते हैं, उसमें पशु का जो वध किया जाता है, पशु की बलि दी जाती है, उसकी निंदा की गई है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखेंगे कि पशु बलि की निंदा हमें देखने को मिलता है शिलालेख पहला। दूसरे शिलालेख के अंतर्गत बात करें तो दक्षिण भारत के चोल पांड्य राज्यों का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ इसमें यह भी वर्णन किया गया कि मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा व्यवस्था इसमें कराया जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें। पहला चीज़ ये कि दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं जैसे चोल पांड्य राज्य है, इनका वर्णन इसमें देखने को मिलता है दूसरे शिलालेख में। साथ ही साथ मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा व्यवस्था का भी व्यवस्था इसमें किया गया है। तीसरे शिलालेख की बात करते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें यह कहा गया कि जो राजकीय अधिकारी होंगे, राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया, यानी इसके अंतर्गत आदेश दिया गया कि हर पाँचवें वर्ष राज्य के सभी क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ जाकर के अशोक का जो धर्म है उसकी नीति का प्रचार करेंगे, अशोक के धर्म नीति का प्रचार करेंगे। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ब्राह्मणों के प्रति उदारता का जो भाव है वो इसमें बताया गया है कि व्यवहारिक निर्दिष्टों को स्पष्ट किया गया है कि ब्राह्मणों के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए, उदारता का व्यवहार होना चाहिए। तो ये आपका इसी के अंतर्गत आता है, शिलालेख 3 के अंतर्गत। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपने देख लिया। चौथा पॉइंट आता है शिलालेख चौथा। चौथे शिलालेख के अंतर्गत कहा गया है कि धम घोषा मानव जाति के लिए आदर्श है, न कि भेरी घोषा। देखिए, सबसे पहले तो भेरी घोषा का अर्थ आप समझ लीजिए कि भेरी घोषा मतलब जो सिंपल सा मतलब ये है कि युद्ध के नगाड़ों की आवाज़। यानी वैसे कि आपको पता है ना कि बाद में अशोक चल करके धम्म नीति को, मतलब कि वो युद्ध नीति को त्याग दिए थे कलिंग युद्ध के पश्चात। तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि भेरी घोषा के स्थान पर उन्होंने धम्म घोषा को ऐसा बताया कि मानव जाति के लिए आदर्श है, ना कि भेरी घोषा। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, तो ये बात कहा जाता है चौथे शिलालेख के अंतर्गत। शिलालेख 5 जो है इसमें कहा जाता है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति होगी। साथ ही साथ प्रत्येक मानव मेरा बच्चा है, मेरा इंसान है, ये कहा गया था अशोक के द्वारा शिलालेख 5 के अंतर्गत। और इसका ठीक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो शिलालेख हम 5 देख रहे हैं, शिलालेख 12 के अंतर्गत आप देखेंगे तो शिलालेख 12 में देखने को मिलेगा कि इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। यानी 5 में सिर्फ धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है, लेकिन अगर स्त्री महामात्रों की बात की जाए तो वहाँ पे आप शिलालेख 12 को याद रखेंगे। ठीक है, शिलालेख 6 की पॉइंट बात करें, शिलालेख 6 इसमें क्या है
तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, इसको याद रखेंगे। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, साथ ही साथ कल्याणकारी उपायों और उनके राजत्व के सिद्धांत के बारे में उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलता है शिलालेख 6 के अंतर्गत। ठीक है, शिलालेख 6 में क्या है, तो आत्मनियंत्रण का शिक्षा दी गई है, साथ ही साथ कल्याणकारी उपायों और उनके राजत्व के सिद्धांत के बारे में उल्लेख यहाँ पे किया गया। शिलालेख 7 यानी 7वां जो शिलालेख है, इसमें क्या है कि राजा के सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता के व्यवहारिक निर्देशों को स्पष्ट करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको किसी दूसरे धर्म को जो कि बुरी नज़र से नहीं देखना है, उसके बारे में बुराई नहीं करना है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ 7वां और 8वां शिलालेख वैसे भी हम जानते हैं कि उनकी तीर्थ यात्राओं के बारे में उल्लेख मिलता है। यानी 7वां शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है और राजा के सभी धर्मों के प्रति उनका जो व्यवहार होगा वो अच्छा होना चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में हमें बुराई नहीं करना चाहिए, सभी को अपने मतलब कोई भी धर्म हो उसे पवित्रता के अनुसार ही देखना चाहिए। तो ये बात इसके अंतर्गत कहा गया है। इसके बाद अगर 8वां शिलालेख की हम बात करें तो शिलालेख 8 में अशोक की पहली बार बोध गया की धम्म यात्रा के बारे में इसमें बात कहा गया है। यानी अशोक की बोध गया की पहली जो धम्म यात्रा थी उसके बारे में वर्णन है, साथ ही साथ इसमें बोधि वृक्ष का वर्णन 8वां शिलालेख में मिलता है। यानी 7वां और 8वां वैसे भी देखा जाए तो अशोक के तीर्थ यात्राओं के बारे में उल्लेख मिलता है, राइट। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार देख लीजिए फिर से क्या क्या महत्वपूर्ण है। शिलालेख पहला जो है पशु बलि की निंदा, दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारत के चोल और पांड्य राज्य के बारे में उल्लेख मिलता है। तीसरा शिलालेख में है कि राज्य के जो अधिकारी होंगे वो हर 5वें वर्ष अपने सभी क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ पे अशोक के धर्म नीति का प्रचार प्रसार करेंगे। ब्राह्मणों के प्रति उदारता की बात तीसरे शिलालेख में ही किया गया। चौथे शिलालेख में धम्म घोषा को मानव जाति का आदर्श माना गया, ना कि भेरी घोषा को। 5वां शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति है, साथ ही साथ प्रत्येक मनुष्य मेरा बच्चा, ये बात कहा गया। 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण का शिक्षा दी जाती है, साथ ही साथ कल्याणकारी उपायों और उसके राजत्व के सिद्धांत के बारे में है। 7वां और 8वां आपने देख ही लिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शिलालेख जो कि 9वां शिलालेख। तो 9वें शिलालेख के अंतर्गत बात आता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सच्ची भेंट अथवा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख देखने को मिलता है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। 10वां शिलालेख पे नज़र डालते हैं। इसमें है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। यानी अशोक ने ऐसा आदेश दिया है कि जो राजा होंगे तथा उच्च जो अधिकारी होंगे वो हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। ये बात 10वें शिलालेख के अंतर्गत देखने को मिलता है। शिलालेख 11 में क्या बात कहा जाता है कि धम्म नीति की व्याख्या की गई है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि धम्म नीति सबसे इम्पॉर्टेंट है, कहने का मतलब एकदम वीवीआई पॉइंट है कि धम्म नीति की व्याख्या की गई है 11वें शिलालेख के अंतर्गत। जानवरों को नहीं मारना है, यानी मारने से परहेज करना है, जितना हो सके उतना बचना है और मित्रों के प्रति उदारता बनाए रखना है, इसमें कहा गया शिलालेख 11 के अंतर्गत। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए धम्म नीति की व्याख्या, तो धम्म यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना लेटर, तो यहाँ पे 11 भी तो लेटर रिपीट होता है, मतलब 1 धम्म, धम्म में म रिपीट हो रहा है तो 11 में एक रिपीट होता है, तो याद रखेंगे। तो इसके बाद आता है हमारा शिलालेख जो कि 12। तो 12 शिलालेख के बारे में हमने क्या बात किया कि इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की बात की गई है। जैसे कि इससे पहले हमने 5वें शिलालेख में देखा था कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है, उसी तरह से इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया। स्पेशली आपको याद रखना है शिलालेख 12 और शिलालेख 13 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब तक के जितने भी शिलालेख हमने देखा उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आपका यही है, क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है, जब कलिंग युद्ध में उन्होंने बहुत सारे विनाशों के बारे में देखा, जो भी वहाँ पे हुआ, उन रक्तपात को देख करके उनका हृदय जो परिवर्तन होता है, उन्होंने युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म नीति को अपनाने का फैसला किया, वहाँ पर उनका हृदय परिवर्तन होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में उल्लेख जो है वो शिलालेख 13 के अंतर्गत देखने को मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन शिलालेख 13 में है। साथ ही साथ 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख भी यहीं पर मिलता है जिन्होंने प्रचार प्रसार किया था, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। 5 यवन राजाओं का उल्लेख शिलालेख 13 के अंतर्गत ही मिलता है। और अंतिम जो शिलालेख है वो हमारा 14, जो कि हम यहाँ पे देख पाएंगे कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने पर
जो कि प्रेरित किया था। यानी अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। ये बात किस शिलालेख के अंतर्गत देखने को मिलता है? तो 14वें शिलालेख के अंतर्गत ये बात कही गई है। ठीक है, तो आई होप कि ये छोटा सा जो टॉपिक है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, कहीं ना कहीं मुझे पता है कि हेल्प करेगा और इससे कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।